हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो मिशन 28 नवंबर स्टार्ट हो चुका है आज से हमारा। जैसा कि मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया था कि यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं हम, और वो भी कुछ ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है कि 10-10 मिनट 5-5 मिनट की वीडियोज़ में बहुत सारा पोर्शन ऐसे देंगे। जैसे कि आपको थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा होगा, यूपी टेट ईवीएस को मात्र 3 से 4 वीडियो में कवर करने की कोशिश की है मैंने। आज की वीडियो थोड़ी आपकी छोटी होगी, स्टार्टिंग वीडियो है ये, लेकिन बाकी की जो आपकी लगभग 2 से 3 वीडियो बचेंगी वो 1 आवर्स लगभग की होंगी, क्योंकि 3 से 4 वीडियो में हम पूरा पोर्शन कवर करेंगे ईवीएस का विद पैडागोजी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है वीडियो का, वो मैंने थंबनेल पर लिखा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री। तो आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है कंप्लीट, उसके बाद आपको कमेंट करना है कि आपको पीडीएफ चाहिए। आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तभी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तभी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने करना है वीडियो में जाके कमेंट जिसको भी पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और वो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होने वाली है। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपने क्या करना है, बस आपने एक कमेंट करना है वीडियो में कि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, एंड वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पीडीएफ के नोट्स भी जो होंगे अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। एंड मेक श्योर अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंडिया लेट्स स्टडी, जहाँ आपको यूपी टेट एंड सेकंड नोटिफिकेशन में आपको देने जा रही हूँ कि यूपी टेट के साथ अगर हो पाता है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साथ नहीं हो पाता 28 नवंबर के बाद हम कवर करेंगे सी टेट प्लस सुपर टेट का कुछ पोर्शन। ठीक है, तो अभी मेन फोकस है हमारा 28 नंबर यूपी टेट के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप जब बच्चों को छोटे को आपने कभी स्कूल में या तो टीचिंग की हो, नहीं की हो, अगर आप बीटीसी बीएड किया हुआ है आपने, तो आप टीचिंग प्रैक्टिस पे गए होंगे। कुछ लोग बीटीसी वाले सेमेस्टर वाइज जाते हैं और बीएड वाले शायद ईयर वाइज जाते हैं। तो सभी लोग गए हैं बराबर स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आपने क्या देखा होगा कि जो बच्चे हैं वहाँ पर आप उन्हें डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा इफेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। तो मैंने पीडीएफ में बिल्कुल यही किया है, क्योंकि डायग्राम जब होते हैं ना हमारे मतलब कि सिलेबस में, या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें डायग्राम इंक्लूड होते हैं, तो हम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ पाते हैं। ठीक है, डायग्राम प्लस आपके हैंड रिटन नोट्स हो, अगर बुक से आपको इतना समझ नहीं आता है जितना आप हैंड रिटन नोट्स से अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है सॉरी, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, लेकिन सारी ही चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक में ही कवर करेंगे, बस बेसिक प्लस एडवांस दोनों कवर करेंगे यूपी टेट के सिलेबस को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, परि प्लस आवरण कह सकते हैं। पर्यावरण को हम सिंपल भाषा में जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण या हमारे चारों ओर का आवरण, कई सारी बातें हम पर्यावरण के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत बेसिक चीज़ें आपको सभी को पता होंगी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में आपके हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक जो हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक और एक होते हैं हमारे मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे एक तो जैविक घटक और दूसरे आ जाते हैं अजैविक घटक। ठीक है, और मानव निर्मित में आप सभी को पता ही है क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में जो जैविक होते हैं वो सारे हमारे सजीव, जिसमें आ जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। अजैविक में निर्जीव यानी जो भी, जैसे कि हो गया हमारा प्रकाश, मृदा, वायु, ये हैं तो सब हमारे क्या हैं, तो सभी नेचुरल, लेकिन क्या ये अजैविक यानी कि निर्जीव है। ठीक है, और मानव निर्मित घटक तो आप कुछ भी ले सकते हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, पार्क उद्योग हो रहा है, सभी कुछ, ये सब क्या है हमारे पर्यावरण के मानव निर्मित घटक। ओके, आगे चलते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पर्यावरण के क्षेत्र। तो पर्यावरण के हमारे 3 टाइप्स हैं क्षेत्र के, अगर पर्यावरण के ये देखें हम रीजन्स, तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। थोड़ा डायग्राम से अगर आप देखेंगे बहुत इजीली आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, ये देखिए हमने ये 3 सर्कल यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है,
3 सर्कल में एक, ये ऊपर से थोड़ा डायग्राम कट हो गया था, तो वायुमंडल का मैंने नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्थलमंडल और जलमंडल देखते हैं, ठीक है। एक है स्थलमंडल, एक है जलमंडल और एक है ये हमारा वायुमंडल, ठीक है। और ये आप सभी को पता होगा, ये जो एरिया हमारा बिल्कुल ये वाला एरिया होता है जिसमें हमारा सब कुछ आता है, जलमंडल भी, स्थलमंडल भी और जलमंडल भी, सॉरी स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल जिसमें आता है हमारा, वो हमारा होता है जैवमंडल, ठीक है, जिसमें हमारे तीनों पोर्शन आ जाते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो ये बीच का जो कॉमन एरिया है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल। बात करें अगर स्थलमंडल की, तो पृथ्वी का कुल 29% भाग क्या है हमारा, स्थलमंडल में है। और जलमंडल का क्या है, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है, यानी 3/4 भाग जो है वो है हमारा जलमंडल, जिसको हम कह सकते हैं 71%, ठीक है। तो 71% जलमंडल है और 29% हमारा क्या है, स्थलमंडल है। स्थलमंडल में हमारे क्या है, महाद्वीप है 7 और जलमंडल में हमारे हैं महासागर, जो कि हैं हमारे कितने हैं, 4। 7 महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करें हम महासागर की, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। और वायुमंडल की मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन जैवमंडल देख लेते हैं। यह है वायु, जल एवं स्थल मंडलों का क्या है, संगठन है, ठीक। तो नेक्स्ट में देखते हैं स्लाइड पे अपनी, जो कि हमारा वायुमंडल का टॉपिक है। ये देखिए वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपस्थित है, ये सभी को पता होगा। ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपका यहाँ से कि कौन से बल के कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को क्या बोल रहे हैं हम, वायुमंडल बोल रहे हैं। और वायुमंडल में आप सभी को पता होगा कौन कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है, 22.9%, कहीं कहीं से अप्रॉक्सीमेट 20% भी, 21% दिया होता है। आर्गन है हमारी 0.9 एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3। इनका सही रेशियो बिल्कुल यही है, लेकिन कहीं कहीं में, जैसे मैंने आपको बताया, अप्रॉक्सीमेशन में दिया हुआ होता है, इसे 1% भी लिख दिया होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वायुमंडल के बारे में, ठीक है। वायुमंडल में कुछ हमारी लेयर्स होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी लेयर्स भी देखेंगे हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी लेयर, एक बार देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, अभी जब नेक्स्ट कवर करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या नहीं मिलता, कहाँ किस में वायुयान उड़ते हैं, किस में ओजोन लेयर पाई जाती है, कहाँ पर उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे हम अभी, ठीक है। तो आई होप आपको अभी ये जो हमने पढ़े हैं घटक वो कंप्लीट समझ आए होंगे। तो पर्यावरण के क्षेत्र जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। उसमें से वायुमंडल को हम अभी आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं थोड़ा। तो ये हमारी कितनी होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें कि अब पहले हम डायग्राम में देखते हैं, फिर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे सभी को, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, जो कि हमारी सबसे निचली परत है, और पृथ्वी के सबसे पास वाली परत भी, या भूमध्य रेखा के पास वाली को भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में नेम पता होने चाहिए। समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर है हमारा बाह्य मंडल। इनकी वो देख लेते हैं डिस्टेंस। ये 8 किलोमीटर तक है, ये 30 किलोमीटर तक हमारी होती है समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक होती है मेसोस्फेयर, 640 तक होती है आयन मंडल और 1000 किलोमीटर पे होता है हमारा बाह्य मंडल, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ पर इंक्लूड है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सभी मौसमी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑल वेदर इवेंट्स अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। जैसे कि वर्षा, हिमवर्षा, पवने, ये देख सकते हैं, आपको बादल भी उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समताप मंडल है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड आ गई है हमारी समताप मंडल, जिसमें देखेंगे हम इसमें क्या क्या होता है हमारा। समताप मंडल में है सभी वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं आपके। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या होती है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से रोकती है, और इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है।
तापमान स्थिर रहता है इसमें। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी आपका रीट में पूछा गया है। और बात करें अगर हम होल की, जो अभी आप सबको पता है ओजोन लेयर में हमारी एक होल हो चुका है, वो किसके कारण से हो रहा है? वो हो रहा है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्यमंडल यानी मीसोस्फेयर। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। द टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इन द मेसोस्फेयर। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर है यहाँ से, लेकिन मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। और ये वायुमंडल की सबसे कोल्ड परत है, देख सकते हैं आप, ये सबसे ठंडी परत है। उल्का पिंड जो है, मेट्रोइड्स जो है हमारे, इसी परत में आकर क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं आयन मंडल में क्या है। आयन मंडल में है हमारा, इसमें हमारी रेडियो तरंगे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होकर वापस लौट आती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड होकर वापस लौट आती हैं आयन मंडल में ही। और ऊंचाई पर जाने में इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट सबसे लास्ट है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर में देखते हैं हम क्या होता है। सबसे कम घनत्व यानी डेंसिटी इसी मंडल में पाई जाती है। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सबसे वायुमंडल में अभी हमने बस पढ़ लिया है, इतना है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। एक हो रहा है इसमें जो होती है हमारी गैसेस जो होती हैं वो विरल यानी रेयर अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन सबसे अधिक सांद्रण है नाइट्रोजन का। और सबसे कम घनत्व कौन से परत में पाया जाता है? वायुमंडल में। और सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है हमारा क्षोभ मंडल में। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडल में गैस विरल अवस्था में पाई जाती है, वो मैंने आपको भी बता दिया है पीछे। तो वायुमंडल का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अभी हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इनके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी 2 वर्ड से बना है हमारा, इको प्लस लॉजी, यानी कि इकोसिस्टम स्टडी यानी परितंत्र का अध्ययन, इसको हम कुल मिलाकर बोल सकते हैं। बात करें अगर हम परिस्थिति के जनक की, तो वो है हमारे पी ओडम। ठीक है, अर्नस्ट हैकल आपने नहीं लगाना है अगर आपसे परिस्थितिकी के जनक पूछता है तो। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1869 में अर्नस्ट हैकले ने किया। ठीक है, यहाँ पर हमें लगाना है अर्नस्ट हैकले, जब वो पूछे परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक, और अगर बात करें हम परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1935 में एजी टॉन्सले ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। परिस्थितिकी के जनक है हमारे पी ओडम, और परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में हैकल ने किया है, और 1935 में परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया है। सजीव व निर्जीव के बीच होने वाले इंटरैक्शन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। जीवों एवं उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा परितंत्र कहलाता है। तो अब थोड़ा हम परितंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, परितंत्र प्रकृति की क्या है? क्रियात्मक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट्स है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, यानी कि इकोसिस्टम के प्रकार की, तो सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र भी हमारा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, देख लेते हैं। एक होता है हमारा एक्वाटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जलीय, और एक होता है हमारा स्थलीय। महासागर, सागर, झील, नदियाँ, तालाब, ये सारे हमारे जलीय में आते हैं। और स्थलीय में आते हैं हमारे घास के मैदान, फॉरेस्ट, जंगल, माउंटेन, पर्वत, मरुस्थल, सब इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होते हैं हमारे कृत्रिम यानी मानव निर्मित, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो उसमें जलीय, स्थलीय, वो भी 2 टाइप्स में है। जलीय की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ये कितना लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल या एक्वेरियम यानी मछली घर आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल तरीके से लोग मतलब कि घरों में रखते हैं अपने डेकोरेशन के लिए, या कुछ लोगों को शौक होता है मछलियों को पालने का, तो वो एक घर में एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछलियों के लिए पानी भी होता है, उसमें उनके लिए भोजन भी मतलब खाना भी डालते हैं, तो उसे हम मछली घर यानी एक्वेरियम बोलते हैं। स्थलीय में बात करें, फसल, पार्क, अभ्यारण्य, बाग, ये सब होते हैं हमारे कृत्रिम या मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, बात करें परितंत्र के घटक की यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो वो भी हमारे 2 टाइप्स के होंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक यानी लिविंग, सजीव, तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जैविक घटक। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं अपघटक। अजैविक घटक की अगर हम बात करें तो
देखिए डायग्राम भी है और पहले हम देख लेते हैं। तो वो हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, वो भी क्लाइमेट कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट जिन्हें हम बोलते हैं, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक। तो पहले देख लेते हैं हम क्लाइमेट कंपोनेंट, ठीक है। टेम्परेचर, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब इसमें आता है। वाटर, ऑक्सीजन, सोयल, मिनरल्स, वायु, ये सब इसमें आएगा। और जो हमारे कार्बनिक है वो हमारे प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं इसका एक बार। डायग्राम में आपको बताया परितंत्र के घटक होते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक होते हैं हमारे भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक, यही सब जो हमने अभी देखा है वो सब। और जैविक घटक होते हैं हमारे 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो हमने अजैविक घटक देख लिया, अब एक बार 1 बाय 1 करके जैविक घटक भी करते हैं। जैविक घटक इंग्लिश में उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। पादप प्लस जीव जंतु, प्लांट्स प्लस एनिमल्स मिलके बनते हैं हमारे जैविक घटक। उसमें सबसे पहला आपको पता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर होते हैं हमारे अपघटक। तो प्रोड्यूसर बोलते हैं उन्हें हम, उत्पादक स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है उसके पादप, शैवाल, एल्गी। और ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो ये है, 6 कार्बन एंड 6 वाटर के अणु मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और उसमें से हमारी बाहर निकलती है ऑक्सीजन और एनर्जी, ठीक है। सेकंड है कंज्यूमर, उपभोक्ता। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी न चीज़ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते वो लोग, ठीक। फूड चेन देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है आपका ट्री, टिड्डे ने ट्री से भोजन लिया, ठीक है। फिर छिपकली ने क्या हुआ? टिड्डा खाया, छिपकली ने टिड्डे से भोजन लिया। सांप ने छिपकली को खाया यानी सांप ने छिपकली से भोजन प्राप्त किया। और बाज ने सांप को खाया यानी बाज ने सांप से भोजन प्राप्त किया। और इन सभी के बाद आता है हमारा अपघटक, ठीक है। तो ये जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष उपभोक्ता। ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्चरी कंज्यूमर। और ये होता है हमारे शीर्ष उपभोक्ता, ठीक है। यानी सबसे टॉप कंज्यूमर जो होते हैं हमारे ये होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं टिड्डा है, ये छिपकली है डांस कर रही है, ये है हमारा सांप और ये है हमारा बाज, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर है हमारे शाकाहारी यानी हर्बीवियर्स होते हैं। ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ आदि, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं हमारे, इनके अंदर वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। और ये हमारे मांसाहारी होते हैं यानी कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है सांप, छिपकली, मेंढक और गिरगिट। टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करें अगर हम, ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। जैसे कि शेर हिरण को खा जाता है, बाज सांप को खा जाता है और मोर सांप को खा जाता है। ये वाले इस तरीके से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अपघटक जो होते हैं हमारे मृतजीवी, मृतपोषी होते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आता है कहीं पे कि सफाई का कर्मचारी किसे बोला जाता है इनमें से, तो वो होते हैं हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं हमारे अपघटक, ठीक है। ये मृत पौधों और जंतुओं को जैविक पदार्थ वियोजित करते हैं जैसे कि जीवाणु और कवक, ठीक है। अभी एक देखते हैं यहाँ पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इनका जो पोषण स्तर है वो किस तरीके से है? इसका प्रथम पोषण स्तर, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ पोषण स्तर होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि द्वितीयक उपभोक्ताओं का पोषण स्तर क्या होता है, तो आपने कंफ्यूज होकर द्वितीयक नहीं लगाना है, तृतीयक पोषण स्तर आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य का प्रकाश होता है। इकोसिस्टम की अगर बात करें सही परिभाषा की, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य से समस्त हरे वृक्ष झाड़ियों ने क्या लिया? भोजन अपना उन्होंने बनाया, अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। उत्पादक हैं हमारे हरे पौधे। उससे किस किस ने भोजन ग्रहण किया? बग्स, चींटियां, हाथी, नील, गाय, हिरण, बंदर, गिलहरी, इन सभी ने इससे क्या लिया? पोषण लिया। यानी कि ये कहीं ना कहीं उत्पादक पर डिपेंड थे। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं
जैसे गिरगिट, छिपकली, सांप, सियार, भेड़, नेवला आदि, ये इनमें से किसी न किसी को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं हमारे, वो हैं गिरगिट, छिपकली, सांप, सियार, भेड़ या नेवला। और जो तृतीयक उपभोक्ता है वो है बाज, सिंह, शेर, चीता, वो जो सब इन सभी को खा लेते हैं। और अपघटक जो होते हैं वो हमारे इन सभी को क्या, जैसे कि हमने पीछे देखा था, तो कवक, जीवाणु और एक्टिनोमाइटिस माइसीटस, ठीक है, ये सभी हैं हमारे अपघटक। नेक्स्ट देखते हैं अब हम खाद्य जाल यानी फूड वेब देखते हैं। खाद्य श्रृंखला मिलकर एक दूसरे के साथ खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अभी नहीं क्लियर है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियर तरीके से दिखाऊंगी। पिरामिड्स भी बनते हैं हमारे, जो पिरामिड्स बनते हैं इन सभी से वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड हमारा। ये देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमारा सीधी रेखा में होता है बिल्कुल, ठीक है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो एनर्जी का पिरामिड हमारा बिल्कुल सीधा है। इनकी 10 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी एंड 10,000 किलो कैलोरी। ये देख सकते हैं आप, एनर्जी ड्रिंक भी दिखाई हुई है आपको यहाँ पर, ठीक है। पाइनएप्पल पंच यानी पाइनएप्पल का जूस है यहाँ पे आपका ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है और इसी से हमारा एक निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिंडमैन का 10% नियम। तो किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता में विभिन्न स्तरों में संचित ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, शेष क्या होता जाता है, नष्ट होता जाता है, ठीक है। फिर वापस से डायग्राम पे आए अपन अपने, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 10% नष्ट हुआ, 10% नष्ट होते होते यहाँ पर कितना पहुँचता है, बस 10 किलो कैलोरी ही पहुँचता है। तो ये हमारा लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम। संख्या का पिरामिड हमारा सीधा उल्टा दोनों तरीके का है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट देखते हैं, यह है पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी हमारा स्थलीय और जलीय 2 टाइप्स में होता है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो वीडियो में जितना भी पोर्शन अभी मैंने बताया सभी कुछ क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। कुछ जो मतलब कि फ़ोटोज़ थे या जो स्लाइड्स थी कुछ ब्लर आ रहा था उन पे हैंड रिटन नोट्स का, तो नेक्स्ट में मैं इस मतलब ब्लर नहीं होंगे आपके, जो भी अगर आपको थोड़े बहुत देखने में प्रॉब्लम हुई है तो नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड एज आई से, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए देन आपको कमेंट करना है वीडियो में। बाकी आपको किस तरीके से PDF प्रोवाइड करानी है, कहाँ प्रोवाइड करानी है, वो काम मेरा होगा। आपने बस क्या करना है, वीडियो में जाके कमेंट करना है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी, जो कि है इंडिया लेट्स स्टडी, टेलीग्राम चैनल भी इंडिया लेट्स स्टडी, यूट्यूब इंडिया लेट्स स्टडी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हर तरीके से हमें, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैंने बताया काफ़ी लेंदी होगी, क्योंकि आज स्टार्टिंग थी तो थोड़ी कम टॉपिक कवर किए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत लेंदी टॉपिक कवर करेंगे अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।